नमस्कार, मैं ओम प्रकाश शास्त्री। आज मुझे इस रूप में देख के आपको आश्चर्य भी हो रहा होगा कि मैं इस रूप में क्यों दिखाई दे रहा हूं। ये कोविड की वजह भी हो सकती है और विरोध प्रदर्शन का तरीका भी, इसलिए कि मैंने मास्क ब्लैक लगाया है। यह एक विरोध का तरीका भी है। अब मैं मास्क हटाता हूं और सीधे अपनी बात पर आता हूं। अगर एक लाइन में हम कहें तो बिहार सरकार मीडिया पर अंकुश लगाने के तमाम कोशिशों में जुटी हुई है। आपको यह सुन के आश्चर्य होगा, लेकिन यह सच्चाई है और इस सच्चाई को मैं एक एक करके आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। बिहार सरकार ने पारंपरिक मीडिया को विज्ञापनों के माध्यम से, पारंपरिक मीडिया यानी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक को विज्ञापनों के माध्यम से खरीद लिया है। यानी एक शब्द सरकार के खिलाफ इन दोनों माध्यमों से किसी को सुनने को देखने को नहीं मिल सकते हैं। एकमात्र न्यू मीडिया है। न्यू मीडिया यानी वेब पोर्टल और यूट्यूब चैनल्स जो सरकार के बारे में, सरकार की नाकामियों के बारे में, सरकार की अच्छाइयों के बारे में भी अपने अपने अंदाज में चीजों को सामने लोगों के बीच रख रहे हैं। लेकिन राज्य सरकार ने ऐसा कदम उठाया है कि अब न्यू मीडिया का मुंह भी बंद हो जाएगा, या अगर जिसने बंद नहीं किया अपना मुंह, उसका मुंह थप्पड़ मार के तोड़ दिया जाएगा। वो अपने आदेश के तहत, इस तरह की व्यवस्था के तहत सरकार ने ये सारा इंतजाम कर दिया है। ये चीजें सुनने में, जानने में बड़ी कड़वी लगती हैं, और खास करके मेरे जैसी उम्र के पत्रकार के लोगों को ऐसी बात कहने में कई चीजों को सोचना और समझना पड़ता है। लेकिन जो सच्चाई है उससे अगर हम लोगों ने मुंह मोड़ लिया तो फिर यह समझ लीजिए कि एक अघोषित या घोषित रूप में कर्फ्यू या सेंसरशिप का सामना पहले आप लोगों ने किया है। एक बार नहीं बल्कि दूसरी बार भी कोशिश हुई थी, लेकिन दूसरी बार भी नाकाम हुई, और ये तीसरी बार कोशिश हो रही है राज्य सरकार की ओर से कि न्यू मीडिया के मुंह को बंद कर दिया जाए। आप पूछेंगे यह बात आप किस हवाले और किस अंदाज में कह रहे हैं, जरा इसको समझाएं, बताएं। तो मैं इसी ओर आज बात करूंगा। आज की बात विभाग का विषय भी यही है कि मीडिया पर अंकुश लगाने की बिहार सरकार कैसे कोशिश कर रही है। उन अखबारों के आप रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए जो ट्रेडिशनल अखबार नंबर 1, नंबर 2 से लेकर नंबर 5 तक, उनके विज्ञापन तब बंद किए गए और हफ्ते, 10 दिन, महीनों तक बंद किए, महीने भर तक बंद किए गए हैं, जिन्होंने सरकार की बात नहीं मानी या सरकार की मर्जी के खिलाफ एक शब्द लिखा। चूंकि मैं बिहार में था, मैं इस चीज को बहुत बारीकी से समझता हूं, और 2.5 साल तक पत्रकारिता करने के बाद बिहार में मैं लौट के कहीं बाहर हूं, तीसरी जगह पर हूं, इसलिए मैं उस सच्चाई को बयान करने में पीछे नहीं हट सकता। यानी प्रिंट मीडिया को पूरी तरह सरकार ने अपनी मुट्ठी में कर लिया। जिन लोगों ने सरकार की शर्तों पर चलने की बात कबूल कर ली, उन लोगों के लिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन न्यू मीडिया जिसने अपनी बात अपने अंदाज में, जो सच्चाई उगलने के लिए एक नए अंदाज में मुहिम में जुटी हुई है, उसके खिलाफ यह सरकार कैसे पीछे पड़ी है, उसके कुछ ज्वलंत उदाहरण गिनाते हुए मैं आपसे बात करूंगा। मित्रों, किसी एक, मैं नहीं जानता हूं कि मान्यता प्राप्त या गैर मान्यता प्राप्त किसी पत्रकार संगठन के एक व्यक्ति ने मुख्यमंत्री को एक पत्र लिखा कि अवैध तरीके से चल रहे पोर्टल और यूट्यूब चैनल सरकार के लिए सिरदर्द तो नहीं पैदा कर रहे हैं, ये शब्द इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन अवैध तरीके से चल रहे हैं, इन पर अंकुश लगाने की जरूरत उस संगठन के किसी पदाधिकारी ने महसूस की।
और आश्चर्य देखिए, मैं नहीं जानता हूं कि इसमें कोई खेल है, बड़ा खेल है, छोटा खेल है, कोई प्रायोजित खेल है। उस संगठन के व्यक्ति के, जिसको बिहार के ज्यादातर पत्रकार नहीं जानते होंगे उस आदमी का नाम, उसकी शिकायती पत्र पर उसने एक शिकायत की और उस शिकायती पत्र पर मुख्यमंत्री सचिवालय ने तुरंत डीआईजी मानवाधिकार को इंडोर्स करते हुए लिखा, भेजा कि आप इसकी जांच पड़ताल करके करें। डीआईजी मानवाधिकार यानी उप महानिरीक्षक मानवाधिकार इतने महान निकले कि उन्होंने जांच पड़ताल की भी जरूरत नहीं समझी और उस शिकायती पत्र जो मुख्यमंत्री के सचिवालय से आया था, के माध्यम से आया था, उस पर त्वरित संज्ञान लेते हुए उन्होंने 5 अगस्त को एक आदेश पारित कर दिया सभी जिलों के एसपी को कि आप ऐसे अवैध पोर्टल और यूट्यूब चैनल को बंद कराएं, उन पर अंकुश लगाएं, उनके खिलाफ कार्रवाई करें, जिनका निबंधन, ध्यान रखिएगा, जिनका निबंधन आरएनआई या पीआईबी रजिस्ट्रार ऑफ न्यूज़पेपर्स या प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो से नहीं है। यही इस खेल का एक नुस्खा समझ में आता है कि यह खेल कहां से शुरू हुआ, किसके हवाले से, कितनी अज्ञानता में, कितनी मूर्खता में उस डीआईजी को, उस मानवाधिकार के उप महानिरीक्षक को यह मालूम ही नहीं है कि भारत में पोर्टल और यूट्यूब चैनल के रजिस्ट्रेशन के लिए ये 2 संस्थाएं अभी अधिकृत नहीं है, या इस तरह की कोई भी संस्था भारत में अधिकृत नहीं है। अगर उस आदमी को समझ होती, जानकारी होती, ज्ञान होता, या अगर उसके ऊपर कोई प्रेशर ऐसा नहीं होता, तो वह जरूर किसी समझदार आदमी से या आरएनआई या पीआईबी से ही यह पता करता कि क्या पोर्टल या यूट्यूब चैनल के रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था आपके यहां है या नहीं। लेकिन यह पता किए बगैर, यह जाने बगैर, यह समझे बगैर उसने त्वरित कार्रवाई की उस सो कॉल्ड, मैं तथाकथित इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूं, उस व्यक्ति के बारे में। मैं मूलतः बिहार का हूं, बिहार में मैंने लंबे वक्त तक पत्रकारिता की है। बिहार के एक एक वरिष्ठ और कनिष्ठ पत्रकारों से लगभग मैं कह रहा हूं, मेरी जान पहचान या कम से कम नाम के तौर पर जान पहचान है। वो मुझे जानते हैं, मैं उनको जानता हूं, लेकिन मैं उस आदमी को नहीं जानता हूं जिसने कंप्लेन किया एक पत्रकारिता के संगठन के नाम पर, पत्रकार संगठन के नाम पर मुख्यमंत्री को पत्र भेजा। मुख्यमंत्री सचिवालय भी इतना सक्रिय हुआ कि तुरंत उसको डीजीपी मानवाधिकार को भेजा और डीजीपी मानवाधिकार ने आनन फानन में एक्शन ले लिया और एक एसपी, सारे जिलों के एसपी को एक पत्र जारी कर दिया कि वैसे पोर्टल और यूट्यूब चैनल को बंद कराएं, या उनके बंद कराने का इस्तेमाल शब्द का नहीं है, उनके खिलाफ कार्रवाई करें जो अवैध तरीके से चल रहे हैं और इनसे रजिस्टर्ड नहीं है। उसको पता ही नहीं कि इनसे रजिस्ट्रेशन नहीं होता है। रजिस्ट्रेशन के तरीके भी जो हैं वो पारंपरिक तरीके हैं और देश में एक नहीं अनेक ऐसे पोर्टल चल रहे हैं जिनको भारत सरकार ही नहीं, कई राज्य सरकारों ने, यहां तक बिहार सरकार की ने भी मान्यता देने की व्यवस्था की है। बिहार सरकार जब भी इम्पैनलमेंट के लिए विज्ञापन सूची में नाम दर्ज कराने के लिए विज्ञापन प्रकाशित करती है, उसमें पोर्टल का भी नाम जिक्र होता है कि पोर्टल का भी उसमें रजिस्ट्रेशन होगा और उसकी जो अर्हता तय की गई है वो भारतीय मानक भी नहीं है, वो गूगल एनालिटिक्स है। यानी सारी चीजें अगर बाहर से हो रही हैं तो उस डीआईजी को ये समझ नहीं आई, या उस डीआईजी ने आनन फानन में अगर ये एक्शन लिया, ये आदेश पारित किया और लोगों ने उस आदेश को सुना, समझा, एक्शन में किसी ने अभी नहीं लिया है। मैं धन्यवाद देता हूं बिहार के उन एसपीज को, उन पुलिस अधीक्षकों को जिन लोगों ने उस मूर्ख, मैं मूर्ख शब्द का इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूं
माफ कीजिएगा, वो डीआईजी साहब भी माफ करे, मैं गाली नहीं दे रहा हूं, मूर्ख उसको कहा जाता है जिसको कानून या ज्ञान की समझ न हो या व्यवस्था सम्मत जो न चले, इसलिए मैं मूर्ख कह रहा हूं। उनको सबसे पहले जरूरत ये थी कि अगर कोई शिकायती पत्र ऐसा उनके पास आया तो उसका रजिस्ट्रेशन जो उस पत्रकार संगठन के पदाधिकारी ने लिखा कि पीआईबी और आरएनआई से रजिस्ट्रेशन जिनका नहीं है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, वो अवैध है। और उन्होंने हूबहू वही आदेश पारित कर दिया। पीआईबी के किसी भी अधिकारी से, पीआईबी संस्था के जो लोग हैं, पीआईबी में चिट्ठी डाल के उस डीआईजी को मैं ये चैलेंज करता हूं कि वो जान लें, जानने की कोशिश करें। आरएनआई और पीआईबी को पत्र भेजकर कोशिश यही होनी चाहिए थी उनकी ओर से पहली बार कि ये दोनों संस्थाओं की ओर से इस बारे में क्या व्यवस्था है वह जान लेते, फिर उसके बाद आदेश पारित करते तो समझ में आता कि वो ज्ञानवान हैं, समझदार हैं, वो बहुत बड़े आदमी हैं, सरकार के आदेशों के पालन करने वाले हैं, व्यवस्था के पालन करने वाले हैं। लेकिन उनको न व्यवस्था के पालन से मतलब था, उनको मुख्यमंत्री के यहां से पत्र घूम के आया, इसलिए उस पर आनन फानन अमल करना था, जांच पड़ताल भी नहीं करनी थी, कुछ पता भी नहीं लगाना था, इसलिए उन्होंने ऐसा किया। तो मैं सीधे सीधे तब तक यह बात कहूंगा, या मैं ही नहीं या मेरे जैसे जो भी लोग होंगे इस पेशे से जुड़े हुए, जो पोर्टल या यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए लोग हैं, आज की तारीख में अगर मैं नाम गिनाने जाऊं तो बिहार के एक बड़े नाम है अजीत अंजुम, और बिहार से जुड़े पड़ोस के झारखंड के हैं पुण्य प्रसून वाजपेयी, दोनों के यूट्यूब चैनल चल रहे हैं, लाखों उसके व्यूअर्स करोड़ों में हो गए हैं, बड़े नाम पोर्टल चला रहे हैं। तो और भारत सरकार मान्यता दे रही है, उनको विज्ञापन दे रही है। कई राज्यों की सरकारों ने, यूपी सरकार ने अभी व्यवस्था की पोर्टल को विज्ञापन देने की, छत्तीसगढ़ की सरकार ने की, बिहार सरकार ने खुद अपने कॉलम में लिखा है कि अगर आप पोर्टल चलाते हैं तो पोर्टल का नाम और उसके ये ब्यौरे चाहिए। वैसे स्थिति में आप पीआईबी और आरएनआई के रजिस्ट्रेशन की बात कहां से आपके दिमाग में आई? डीआईजी साहब, मैं ये सवाल सीधे सीधे पहले आपसे कर रहा हूं और ये बात मेरी पहुंच जाएगी किसी न किसी माध्यम से डीजीपी साहब के पास कि डीजीपी साहब, आपका एक ऐसा आदमी है जिसने ऐसे शिकायती पत्र पर बिना तहकीकात किए एक तुगलकी फरमान जारी कर दिया, जिसकी वजह से कई लोग संदेह के घेरे में हैं, कई लोग अपराध बोध की भावना से ग्रसित हैं, उसमें मैं भी हूं। अगर मैं अपराधी हूं तो डीजीपी साहब साबित करते हैं, लेकिन साबित करने के पहले आपको कटघरे में जाना पड़ेगा कि आप आरएनआई और जिस पीआईबी का जिक्र आप कर रहे हैं उससे यह साबित कर दें कि उनके यहां रजिस्ट्रेशन का क्या प्रावधान है। अगर वो दोनों कहते हैं तो मैं खुद को दोषी मान के खुद को ही सरेंडर कर दूंगा, आपको हमारे खिलाफ कार्रवाई करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आज की बात विभाग में बिल्कुल साफ साफ कि ये सरकार पर भी मैं दोष थोप रहा हूं, दोष मढ़ रहा हूं कि सीएम सचिवालय में बैठे हुए उस आदमी ने उस लेटर को इंटरटेन कैसे किया, उसको पहले ये समझना चाहिए था। उसके पास बड़े विंग हैं, सूचना जनसंपर्क विभाग है उस सरकार के अंदर में, मुख्यमंत्री के अंदर में, उसको पता ये करना चाहिए था, भेजना चाहिए जनसंपर्क विभाग में, सूचना जनसंपर्क विभाग इस पर क्या कहता है, उसकी सम्मति लेने के बाद उस पत्र को डीजीपी को भेजना चाहिए था जो मानवाधिकार के हैं। लेकिन उसने सीधे सीधे अगर भेजा तो इसका मतलब कि सरकार की मंशा में भी कहीं खोट है। हो सकता है कि सरकार के दिमाग में यह बात बैठी हो कि बांध टूट रहे हैं, सृजन घोटाला हो रहा है, शेल्टर होम कांड की खबरें ये न्यू मीडिया उजागर कर रहा है, अपराध की खबरें उजागर कर रहा है, कई तरह की ऐसी चीजें हो रही है, घपले घोटाले की चीजें उजागर कर रहा है। चुनाव का वक्त है,
कहीं सरकार पर बुरा असर ना पड़े। पारंपरिक मीडिया को तो मैनेज किया जा सका है, इस मीडिया को मैनेज करना बड़ा मुश्किल है, इसलिए इस पर अंकुश लगाने की कोशिश हो रही है। यह बात सिर्फ और सिर्फ बिहार के लिए नहीं है, यह सवाल दूसरे राज्यों में भी उठ सकता है। इसलिए मैं चाहूंगा कि मेरी इस बातचीत का दूसरे राज्य भी संज्ञान लें, उस पर बिहार के ऐसे पत्रकारों के साथ जो वेब पोर्टल या यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं, जो उसके संचालक या मालिक हैं, उनके साथ खड़े हों ताकि इस लड़ाई को हम लोग आगे बढ़ा सकें। आज की बात विभाग में बिल्कुल खरी खरी इतनी। नमस्कार, मैं ओम प्रकाश।